Assalamualaikum students. Question number 17.5 is name different information storage devices and describe their uses. So जितने भी storage devices हैं उनके नाम से ही पता चल रहा है कि उनका क्या यूज़ हो सकता है कि वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, तो इनके नेम्स क्या क्या हो सकते हैं? हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जिसको हम USB भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, इसी तरह से CDs वगैरह हैं, DVDs. इनका अगर हम काम देखें तो सबका काम क्या है कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, डेटा स्टोरेज. ठीक है, अब क्या होता है कि जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं ये कैसेट के फॉर्म में होती हैं और ये चूँकि ऑडियो है तो आप आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और वीडियो है तो वीडियो को भी स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो ऑडियो वीडियो कैसेट में आप दोनों चीज़ों को स्टोर कर सकते हो. ठीक है, इसी तरह CDs हैं, DVDs हैं, आप इनको इनमें डाटा स्टोर कर सकते हो, ऑडियो स्टोर कर सकते हो, वीडियो स्टोर कर सकते हो, और कभी भी आप इसको रन करना चाहो तो इजीली कर सकते हो. यानी ऑडियो वीडियो कैसेट एंड DVDs वगैरह जो है वो परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ठीक है, इसी तरह जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क भी जो है कि किस मकसद के लिए यूज़ होती है? डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है. ठीक है, और डाटा स्टोरेज में हमारे पास एक फ्लैश डिस्क भी आती है, फ्लैश डिस्क. ठीक है, सो फ्लैश डिस्क इज बेसिकली USB नॉट फ्लॉपी डिस्क. ठीक है, फ्लैश डिस्क में क्या होता है कि USB को हम क्या करते हैं, उसमें डाटा स्टोर करते हैं और उस डाटा को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, सो इसमें क्या है, आप डाटा को स्टोर भी कर रहे हो और आप डाटा को ट्रांसफ़र भी कर रहे हो. ठीक है, अगर जब आप ट्रांसफ़र करते हो आपकी फ़ाइल इस USB में भी रहती है अगर आप उसमें रहने देना चाहें, और वो कॉपी भी हो जाती है कंप्यूटर में. ठीक है, तो परमानेंट यूसेज के लिए आप उसको दोनों जगह पे सेव रख सकते हो. इसी तरह हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती हैं, और हार्ड डिस्क में भी क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए ही हम ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17.6. And question number 17.6 is 17.6. Explain briefly the transmission of radio wave through space. So space को यूज़ करते हुए रेडियो वेव को हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. So उसके लिए क्या चाहिए? एक ट्रांसमीटर, ठीक है, देन चैनल चाहिए होते हैं जो कि हमें यहाँ पे बता दिया गया है, दैट इज स्पेस. ठीक है, एंड एक हमें रिसीवर चाहिए. ठीक है, रिसीवर. सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी हमारा सिग्नल होता है उसको एक माइक्रोफोन से पास किया जाता है. ठीक है, माइक्रोफोन से पास करके मॉड्यूलेटर में जाता है, और मॉड्यूलेटर में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होती है. यानी कि मॉड्यूलेटर जो है वो क्या काम कर रहा है, माइक्रोफोन जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कंबाइन कर देगा. ठीक है, जब वो कंबाइन हो जाएगा तो हमारे पास फर्दर स्टेप है एम्प्लीफिकेशन. फिर उस सिग्नल को एम्प्लीफाई किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा उसके एम्पलीट्यूड को, एंड देन एंटीना से उसको बाहर भेज दिया जाएगा. ठीक है, एंटीना से अब जब बाहर भेजा, अब यहाँ से अगर रिसीवर का एंटीना ये है तो यहाँ पे सारी स्पेस मौजूद है. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं जो कि इन्वेलप के फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे स्पेस में से, उनका मीडियम क्या है, बेसिकली उनका ट्रांसफ़र मोड क्या है, स्पेस. ठीक है, वो हवा के अंदर से ट्रांसफ़र होंगे, हवा की वजह से आगे ट्रांसफ़र होंगे. देन लेट्स सपोज अगर ये हमारा ट्रांसमीटर है, सो फर्दर रिसीवर का भी इसी तरह से काम होगा. रिसीवर क्या करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करेगा. ठीक है, इस तरह से इसने रिसीव करना है सिग्नल को, बल्कि इसमें इस तरह से कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी जिसके अंदर ये सिग्नल
सुपर इम्पोज हो चुका हुआ था, ठीक है, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस उस पर हो गया था। अब क्या होगा कि इसको फर्दर डीमॉड्यूलेटर में लेके जाया जाएगा। डीमॉड्यूलेटर क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, सिग्नल को और इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो सेपरेशन के बाद आगे फर्दर उस चीज़ को एम्पलीफाई किया जाएगा सिग्नल को, और एम्पलीफाई करने के बाद उसको स्पीकर तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से स्पेस के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिग्नल्स की, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज Question number 7. Question number 7 is how are the light signals sent through optical fiber? So अगर हम लोग लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके, ऑप्टिकल फाइबर्स को, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या है, एक ग्लास की बनी हुई फाइबर है, ठीक है, जो कि बाल जितनी, ह्यूमन हेयर जितनी थिन है, ठीक है, बहुत बारीक सी है। इसके सेंटर पोर्शन को कोर कहते हैं, आउटर पोर्शन को क्लैडिंग कहते हैं, एंड इसके अंदर जो प्रोसेस होता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब होगा क्या कि लाइट सिग्नल को हम लाइट सिग्नल के थ्रू हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि लाइट सिग्नल जब इसके अंदर एंटर होगा तो इसकी जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा जाएगा तो क्या होगा, जब ये इंसिडेंट करेगी तो एक ख़ास एंगल से करेगी, ठीक है, और ऐसे एंगल से हमने करना है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा और लाइट अगेन बेंड हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर, ठीक है। फिर आगे फर्दर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफ़र होगी, और इस तरह करते करते ये इसी जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही ट्रैवल करेगी और ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, यानी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे कम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे लेट्स सपोज लाइट ने स्ट्राइक किया, ठीक है, अब उसने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करके जब बाहर गई तो ये इंफॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर कहीं जाके ये वापस टकरा के आएगी तो हमारे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन बचेगा, अदरवाइज बाकी सारा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करके हम लाइट सिग्नल्स को बहुत सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज 17.8. What is computer and what is the role of computer in everyday? So कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है कि हम लोग इसको ईच एंड एवरी प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर हम लेबॉर्ट्रीज़ की बात करें तो लेबॉर्ट्रीज़ में भी सारा कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है, कि किस तरह जो डायग्नोस किया जाता है किसी भी चीज़ को तो वो कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसके थ्रू उसको जो है अगर ब्लड टेस्ट वगैरह हैं उनको देखा जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी बुक इस टाइम पे इशू करवाई गई है, कितनी बुक्स इस टाइम अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, तो ये तमाम काम भी कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हमें सॉन्ग सुनना है, कोई रेसिपी देखनी है, कुछ भी करना है, तो हम ईजीली घर बैठ के कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं एंड कंप्यूटर हमें क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा उस चीज़ को फाइंड आउट करने में। अब वो तो एक ये चीज़ भी आ जाती है कि जब तक इंटरनेट नहीं होगा, अदरवाइज़ अगर हम लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्रीज में देखें तो ये क्या है, विदाउट इंटरनेट भी हम किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उस चीज़ को बार बार चेक करने के लिए हम उसको सेफली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें कोई जो है बुक लिखनी है, कोई चीज़ पब्लिश करवानी है, हमें वर्ड पे लिखना है तो हम ईज़िली वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करके
उस पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो पावर पॉइंट को हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।